गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पाठ 1 में क्या क्या सीखा है, क्योंकि आज हमारा पाठ 1 पूरा हो चुका है तो हम उसका पूरी तरह से रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन्होंने बीच बीच में से सीखा है तो शायद उन्हें उतना समझ में ना आया हो, और जो पुराने बच्चे हैं जो शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए भी एक रिवीजन के तौर पे काम आ जाएगा। ये अच्छी तरह से हम सीखेंगे तो फिर कल संडे है तो आप इसका अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, और फिर हम मंडे के दिन से कोई नया इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू करेंगे। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले एक सुविचार के साथ शुरू करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। मंजिल मिल जाएगा भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगा भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अर्थात कि हमें अगर कोई काम करना है तो उसके लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सफलता हाथ नहीं आएगी। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले ये देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितना टॉपिक पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था नामा की प्रस्तावना, इसमें अलग अलग 4 पैराग्राफ मैंने आपको बताया था। उसके बाद नामा या उसी को कहते हैं हिसाबी पद्धति, उसका अर्थ सीखा था हमने। वो अर्थ जो था AICPA के अनुसार दिया हुआ अर्थ था, वो भी हम सीखेंगे। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ पहले कि हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है इस पाठ में। सारांश के रूप में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, एक रिकैप के रूप में है कि पहले देख लेते हैं हम, उसके बाद हम बारी बारी से सबकी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने सीखा था हिसाबी पद्धति के उद्देश्य या नामा के उद्देश्य, कि लोग हिसाब क्यों लिखते हैं, नामा क्यों तैयार किया जाता है। उसके बाद था हिसाबी पद्धति के लाभ, हिसाब लिखने से या हिसाबी पद्धति से हमें क्या लाभ होता है। उसके बाद था हिसाबी पद्धति से हानि, हिसाबी पद्धति की कुछ मर्यादाएं भी थी, वो हमने सीखा था। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ, कुल 17-18 पारिभाषिक शब्द हमने सीखे थे। उसके बाद हिसाब तैयार करने के सोपान, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट, हिसाब तैयार करने के जो अलग अलग 6 सोपान थे वो हमने सीखे थे। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नामा की प्रस्तावना। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी का जो बोर्ड खाली है उस पर आपको सबका इमेज दिखाई दे, ऐसी मैं वीडियो बनाने में एडिटिंग करके ऐसी कोशिश करूंगा। जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि बाजू में आपको इमेज भी दिखाई दे। नामा की प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो नामा के प्रस्तावना में मैंने आपको 4 पैराग्राफ बताया था। सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने कौशल्य का लाभ दूसरों को देता है और दूसरों का कौशल्य का लाभ स्वयं प्राप्त करता है, और इस तरह से अपना जीवन यापन करता है। अर्थात समाज में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग कौशल्य है। कोई अच्छा पढ़ा सकता है यानी कोई टीचर है, कोई लोगों का इलाज कर सकता है यानी डॉक्टर है, कोई माल सामान खरीदी बिक्री कर सकता है यानी बिजनेसमैन है, कोई बार्बर है यानी बाल काट सकता है, नाई है मतलब। तो ऐसे अलग अलग गुणवत्ता वाले, अलग अलग कौशल्य वाले समाज में लोग रहते हैं, लेकिन वो अपनी सभी ज़रूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर सकते। यानी एक शिक्षक है, वो अपने बच्चों को पढ़ा तो सकता है लेकिन वो अपने बच्चों का इलाज तो नहीं कर सकता, खुद ही अपने बच्चों के लिए माल सामान तो नहीं बना सकता। यानी जो भी खाने पीने की सामग्री है या उसके पढ़ने के लिए जो भी नोटबुक, बॉल पेन, पेंसिल वगैरह चाहिए वो तो खुद नहीं कर सकता हो, तो वो क्या करेगा, पैसे से खरीदेगा। किसके पास? जिसके पास वो अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, उसके पास से खरीदेगा। तो इस तरह से मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने कौशल्य का लाभ, उसको जो आता है उसका लाभ वो दूसरों को देता है, और वहाँ से जो उसको पैसे की प्राप्ति होती है उस पैसे का उपयोग करके वो दूसरों के कौशल्य का लाभ लेता है। दूसरे पैराग्राफ में मैंने आपको वस्तु विनिमय प्रथा के बारे में बताया था। तो वस्तु विनिमय प्रथा क्या है? तो बहुत ही प्राचीन समय में, यानी बहुत ही पुराने समय में, बहुत पहले समय में वस्तु की लेन देन, जब मुद्रा का अस्तित्व में नहीं था, यानी द्रव्य जब अस्तित्व में नहीं आया था, पैसे की लेन देन नहीं थी, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रथा का उपयोग हुआ करता था। यानी लोगों को कोई वस्तु चाहिए था तो अपनी कोई वस्तु देकर दूसरे के पास से कोई वस्तु प्राप्त करते थे, लेकिन उसकी बहुत सारी मर्यादाएँ थी जिसके कारण द्रव्य या पैसा या मुद्रा अस्तित्व में आया। अब मर्यादाएँ क्या थी? तो उसकी मर्यादाओं में कुछ ऐसी मर्यादा थी, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि किसी व्यक्ति को चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास चावल तो हो ही और साथ ही साथ उस व्यक्ति को गेहूं भी चाहिए हो। मान लीजिए कि दूसरे किसी व्यक्ति के पास चावल है, वो उस व्यक्ति के पास गया और उसने कहा कि मेरा गेहूं ले लो और अपना चावल दे दो, लेकिन उस व्यक्ति को चावल तो देना है लेकिन उसको बदले में दाल चाहिए, तो वो गेहूं वाले व्यक्ति को नहीं देगा।
तो ऐसी बहुत सारी मर्यादाएं उपलब्ध होती थी। किसका कितना भाव निश्चित करना है, मतलब अब 2 किलो चावल है तो उसके बदले में सामने वाले को कितना गेहूं देना है, कितना दाल देना है, उस सब की भी समस्या थी। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे द्रव्य यानी मुद्रा का अस्तित्व में चलन में आया। और अभी जो रुपया या पैसा जो चलन में है वो पूरे भारत में सर्व स्वीकृत माध्यम के रूप में है। यानी अभी जो आप नोट, चलनी नोट या सिक्का देखते हो वो भारत में हर जगह उसकी वैल्यू एक जैसी ही है। यानी 100 का नोट अगर यहाँ पे 100 का नोट कहला रहा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या दूसरे कहीं भी जगह इंडिया में कहीं भी वो 100 का नोट ही कहलाएगा, उसकी वैल्यू 100 रुपये की ही होगी। तीसरा जो पैराग्राफ था उसमें हमने नामा के इतिहास के बारे में सीखा था कि ये जो हिसाबी पद्धति है इसका इतिहास कितना पुराना है या इसका श्रेय किसको जाता है। तो उसके बारे में हमने क्या सीखा था कि ऐसे तो नामा का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब रामचंद्र जी वन गए थे तो उस समय, जब रामचंद्र जी वन गए थे तो उस समय भी भरत जी जब उनको मनाने के लिए वापस गए तो उन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि पिताजी का वचन का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन तुम जाकर प्रजा का ध्यान रखना और उनके आय व्यय का लेखा जोखा रखना। तो उस समय से ही ऐसा कह सकते हैं कि हिसाबी पद्धति का उपयोग हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम किताबों में जाए तो चाणक्य, भारत के जो इतिहासकार है वो हिसाबी पद्धति के लिए चाणक्य को श्रेय देते हैं, जबकि जो पश्चिमी देश के इतिहासकार है वो इसका संपूर्ण श्रेय इटली के पादरी या गणित शास्त्री लुइका पेसियोली को देते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में हमने नामा के अर्थ के बारे में सीखा था कि नामा क्या है। तो सामान्य भाषा में कहे तो हिसाब लिखने की पद्धति को ही नामा कहते हैं। अकाउंट इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग। अगर एक लाइन इंग्लिश में कहने जाऊं तो अकाउंट इज अ मेथड ऑफ काउंटिंग, गिनने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम अकाउंट कहते हैं। अब लेकिन नामा का जो हिसाबी पद्धति का जो अर्थ है वो AICPA एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। ए से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। इसके अनुसार एक व्याख्या दी गई है कि नामा यह आर्थिक व्यवहारों को लिखना, उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करके उस पर से उसका अर्थघटन और विश्लेषण करना और उस पर से निष्कर्ष निकाल के रिपोर्ट तैयार करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नामा यह कैसे व्यवहारों को लिखना, आर्थिक व्यवहारों को लिखना। आर्थिक व्यवहार अर्थात जिसमें द्रव्य यानी पैसे की लेन देन होती है, सिर्फ ऐसे व्यवहारों को लिखना, उसका अलग अलग वर्गीकरण करना कि वो व्यवहार खरीदी का है कि बिक्री का है, उधार है कि रोकड़ है। अब सोचोगे कि उधार है तो उसमें तो कहाँ रोकड़ के लेन देन अभी नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में तो होगा ना। इसलिए नामा या आर्थिक व्यवहारों को लिखना, उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने के बाद उसका विश्लेषण या अर्थघटन करना यानी एनालिसिस करना कि हमने जो व्यवहार किया उसमें हमें लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करना, विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना कि आगे भी हमें व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और निष्कर्ष द्वारा रिपोर्ट तैयार करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं हिसाबी पद्धति। अब अगला टॉपिक था हिसाबी पद्धति के उद्देश्य, कि हम हिसाब क्यों लिखते हैं। तो हिसाबी पद्धति के उद्देश्य भी आप कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन पर आए, और सभी उद्देश्य तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। हिसाबी पद्धति के उद्देश्य में था कि पहला था कि स्थायी रिकॉर्ड रख सकते हैं। स्थायी रिकॉर्ड मतलब हम लंबे समय तक हिसाबों को याद तो रख नहीं सकते, तो हिसाब लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जब हमें 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है कि हम नफ़ाकारकता या लाभदायकता जान सकते हैं। नहीं, हिसाब लिखने से हम कुल आवक कुल जावक जान सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम लाभदायकता यानी लाभ हानि को जान सकते हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति जान सकते हैं। आर्थिक स्थिति और लाभ हानि में मैंने आपको अंतर बताया था कि आर्थिक स्थिति और लाभ हानि में अंतर है। कई बार लाभ होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। जैसे एज एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे इस साल 3 लाख रुपए का लाभ हुआ है तो आप कहोगे सर वाह अच्छी बात है, आपको 3 लाख रुपए का लाभ हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन अगर मैं फिर आपको बताऊं कि अच्छी बात क्या है, पिछले साल तो 5 लाख का लाभ हुआ था, उसके पिछले साल तो 7 लाख का लाभ हुआ था, तब आप कहोगे ना कि हाँ सर अब तो फिर आपका स्थिति थोड़ा खराब हो रहा है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। मान लीजिए कि मेरे पास 2 विद्यार्थी आए, 12वीं कक्षा का रिजल्ट लेकर मेरे पास 2 विद्यार्थी आए और मुझे रिजल्ट दिखाए। एक का 84% था, मैंने हाथ में लेकर देखा तो पहले वाले का 84% था और दूसरे वाले का 55% था।
तो आप क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं पहले वाले को जिसके 84% था उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, वाह बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, वेरी गुड, बहुत अच्छा मार्क्स लाया। और जिसके 55% थे उसको मैंने कहा बेटा थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, पास तो हो लेकिन थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। अब उन्होंने मुझे पलट कर जवाब दिया, जिसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन कहा उसने कहा क्या कॉन्ग्रेचुलेसन सर, 10वीं में तो मेरा A1 ग्रेड आया था, 10वीं में तो मेरे 93% आए थे, अभी तो 82 ही परसेंट है, 84% ही है। मेरे घर वाले गुस्सा कर रहे हैं। और जिसको 55 वाले को, जिसको मैंने कहा था कि बेटा तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा और परसेंट लाए होते तो अच्छा रहता, तो उसने पलट कर कहा कि सर और कितना मेहनत करूँ, 10वीं में तो मेरे 39% थे, 3 विषय में ग्रेस था, अभी तो 55% है। तो समझ लीजिए कि अच्छा परसेंट होने के बावजूद भी उसके पिछले सालों की तुलना में उसका कम था, और उसका कम होने के बावजूद भी पिछले सालों की तुलना में अच्छा था। इसलिए आर्थिक स्थिति या लाभ हानि से थोड़ा हटकर है, यानी लाभ होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में खराब हो सकती है, और हानि होने के बावजूद भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधर सकती है। अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन सुधर सकती है। तो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पिछले वर्षों के साथ तुलना करना, और उस तुलना के आधार पर से परिणाम प्राप्त करना। तो नामा अगर हम हिसाब लिखेंगे तभी हम पिछले वर्षों का हिसाब देख सकेंगे और तुलना कर सकेंगे। तो इसलिए हम आर्थिक स्थिति भी जान सकते हैं। उसके अलावा हम दायित्व का प्रमाण जान सकते हैं, दायित्व यानी कर्ज, हमारे ऊपर कितना कर्ज है वो हम जान सकते हैं। संपत्ति का प्रमाण जान सकते हैं, यानी लेना का प्रमाण जान सकते हैं, यानी हमने किसको कितना कर्ज दिया है, कितना माल उधार बेचा है वो जान सकते हैं। भूल छल कपट को हम खोज सकते हैं। अगर हम नामा लिखेंगे, हिसाब लिखेंगे तो किसी भी प्रकार के भूल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर हमारे दुकान में ही कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो सभी बातों का रसीद दे रहे हैं, हिसाब लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली हिसाब में कोई गड़बड़ होने के चांसेस ना के बराबर होता है। कर भरने में उपयोगी, यानी टैक्स भरने में भी उपयोगी है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी आय कितनी है तो हम उस हिसाब से टैक्स कैसे भर सकते हैं। तो इस तरह से टैक्स भरने के लिए भी नामा जो है वो उपयोगी है। तो ऐसे अलग अलग उसके उद्देश्य थे। हिसाबी पद्धति के लाभ, अब लाभ की मैं इतनी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो उद्देश्य में जो मुद्दे दिए हैं वही लाभ में भी दिए हैं, आप भी लिख सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो वही हमारा क्या है, लाभ है। तो इसलिए लाभ में भी लगभग वही सब मुद्दे दिए हुए, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है हिसाबी पद्धति से हानि, या हिसाबी पद्धति की कुछ मर्यादाएं। हर सिक्के के दो पहलू होता है दोस्तों, हेड और टेल। किसी के बहुत सारे लाभ है तो उसकी एक दो मर्यादाएं तो होती ही है। आपने 10वीं कक्षा में भी निबंध वगैरह लिखा होगा, विज्ञान एक वरदान और एक अभिशाप, या एडवांटेज ऑफ लोन सिस्टम, यानी लोन हम लेते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो कुछ नुकसान भी है कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, हमें उसे चुकाना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो उसी तरह से हिसाबी पद्धति की भी कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे सबसे पहली बड़ी मर्यादा है कि हिसाबी पद्धति में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यवहारों का लेखा होता है, अर्थात कोई व्यवहार कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आर्थिक व्यवहार नहीं है, उसमें पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, तो उन व्यवहारों को नामा की बही में लेखा नहीं होता। अब आप ही सोच कर देखिए कि एक कुशल कर्मचारी, एक अच्छा कर्मचारी जो अच्छी तरह से काम करता है, ग्राहकों सभी ग्राहक उसे जानते हैं और बहुत फुर्ती के साथ काम करता है, वैसा कर्मचारी अगर धंधा छोड़कर चला जाए तो क्या धंधा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन नामा की बही में उसका लेखा नहीं होता। नामा ये समझती है कि वो चला गया तो उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, लेकिन हो सकता है दूसरा ग्राहक के साथ इतना जुड़ा हुआ ना हो, इतनी फुर्ती से काम ना करता हो, तो पीढ़ी को कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही, लेकिन फिर भी नामा की बही में उसका लेखा नहीं होता। उसके बाद नामा जो है वो द्रव्य को ही मापदंड के रूप में स्वीकार करता है, यानी किसी व्यक्ति के जीवन का या किसी भी चीज़ का कोई चीज़ें ऐसी है जो अमूल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे आप बीमा निकलवाते हैं, तो बीमा निकलवाते हैं तो किसी की ज़िंदगी का, किसी ने अगर 50 लाख का बीमा निकलवाया है तो अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसे 50 लाख मिलेगा, और किसी ने 2 लाख रुपए का बीमा निकलवाया है और उसकी मृत्यु होगी तो उससे 2 लाख मिलेगा। तो आप ही सोच कर देखिए कि अलग अलग इंसानों की ज़िंदगी की वैल्यू क्या अलग अलग है। हो सकता है कि कोई अमीर वर्ग का व्यक्ति है, उसने 50 लाख रुपए का बीमा निकलवाया है, उसके घर में और भी लोग बहुत पैसे वाले, उसके पास ऑलरेडी पहले से बहुत पैसा है, और किसी गरीब वर्ग का व्यक्ति जो अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, उसने 2 लाख रुपए का बीमा निकलवाया है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी की वैल्यू ज़्यादा है, या अमीर वर्ग का जो व्यक्ति था वो ज़्यादा उम्र का होकर मरा, यानी 60-65 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई, और जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो वयस्क आयु में ही, यानी 35-36 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसे कम ही पैसे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो पॉलिसी है वो कम रकम का निकलवाया था। तो नामा सिर्फ हिसाब में मानता है, वो मानव मूल्यों में मानता नहीं है। इमोशंस के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा अयोग्य है।
उसके बाद इसमें भूतकाल के असरों को ही ध्यान में लिया जाता है या अनुमानों के आधार पर ध्यान में लिया जाता है, यानी भविष्य में हमारा कितना पैसा डूब जाएगा ये अनुमान हम भूतकाल के वर्षों के हिसाबों पे से लगाते हैं, जो योग्य तो होता है लेकिन कई बार वो गलत भी साबित होता है कि हम अनुमानों के आधार पर लगाते हैं। उसके बाद जो अलग अलग लेखाकर्मी है, अकाउंटेंट है, उनके जो पद्धति है हिसाब लिखने की, उसमें भी कई बार परिवर्तन देखने को मिलता है, जो उसकी एक मर्यादा है। ऐसे एक दो और मर्यादा है, आप जो मैंने पीछे आपको इमेजेस वगैरह भेजे थे उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद था पारिभाषिक शब्दों का अर्थ। पारिभाषिक शब्दों में हमने बहुत सारे शब्द सीखे थे, जैसे पूंजी। पूंजी क्या है? धंधे का मालिक धंधे में रोककर माल या संपत्ति लगाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। शॉर्ट में ही जा रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ। आहरण, धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए रोककर माल या संपत्ति ले जाए तो उसे हम आहरण कहते हैं। उसके बाद संपत्ति, संपत्ति किसे कहते हैं? तो जब धंधे का मालिक धंधे में रोककर माल या संपत्ति लाए तो उसे हम पूंजी कहते हैं। तो संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो धंधे की कोई भी वस्तु जिस पर धंधे के मालिक का मालिकाना हक हो और उसे बेचने से बाजार में उसका मूल्य प्राप्त हो सके, ऐसी हर एक वस्तु धंधे की संपत्ति होती है। बाद में मैंने संपत्ति का वर्गीकरण भी बताया था कि बिन चालू संपत्ति, उसमें दृश्य और अदृश्य, उसके बाद चालू संपत्ति और अवास्तविक संपत्ति। खैर वो मैंने लास्ट में बताया था आपको। दायित्व, दायित्व यानी कर्ज किसे कहते हैं? दायित्व तो धंधे के बाहर के व्यक्ति के पास से उधार ली रकम या माल या सेवा की उधार खरीदी के बदले चुकाने योग्य रकम को हम दायित्व कहते हैं। उसके बाद स्टॉक, वर्ष के अंत में बचे हुए माल को स्टॉक कहते हैं। राजस्व आय, जो आय हमें धंधे में से और नियमित रूप से प्राप्त होता है उसे हम राजस्व आय कहते हैं। पूंजीगत आय, जो आय हमें धंधे में से नहीं और नियमित रूप से नहीं बल्कि संपत्ति को बेचने या खरीदने से प्राप्त होता है उसे हम पूंजीगत आय कहते हैं। राजस्व खर्च, जो खर्च धंधे के लिए होता हो और नियमित रूप से होता हो उसे हम राजस्व खर्च कहते हैं। पूंजीगत खर्च, जो खर्च धंधे के लिए नहीं, नियमित रूप से भी नहीं होता है बल्कि संपत्ति के खरीदी और बांधकाम यानी मरम्मत के लिए होता है, ऐसे खर्च को हम पूंजीगत खर्च कहते हैं। घिसाई, संपत्ति की कीमत में निश्चित दर से होने वाले कमी को घिसाई कहते हैं, यानी किसी भी संपत्ति को हमारे उपयोग करने की वजह से जो उसकी कीमत में कमी आ रही है उसे हम घिसाई कहते हैं। डूबत ऋण, देनदारों के पास यानी ग्राहकों के पास से लेनी रकम और भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद न हो तो उसे हम डूबत ऋण कहते हैं। उसके बाद साहूकार, ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसकी संपत्ति उसके दायित्व की तुलना में अधिक हो और वो अपना दायित्व नियमित रूप से चुकाने में सक्षम हो, समर्थ हो, उस व्यक्ति को हम साहूकार कहते हैं। दिवालिया, ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसके संपत्ति की तुलना में उसका दायित्व अधिक हो तो और वो अपना दायित्व नियमित रूप से चुकाता ना हो तो ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया हुआ व्यक्ति कहते हैं, लेकिन वो कानून की दृष्टि में होना चाहिए, अदालत द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए तो ही वो ऐसा माना जाएगा। और ऐसे एक दो और परिभाषित शब्द थे। उसके बाद हमने संपत्ति का वर्गीकरण देखा था कि संपत्ति के तीन अलग अलग मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला बिन चालू संपत्ति, चालू संपत्ति और अवास्तविक संपत्ति। बिन चालू संपत्ति जो है उसमें दो भाग है, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। ठीक है, दृश्य संपत्ति यानी ऐसी संपत्तियां जो हमें दिखाई देती है, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर वगैरह वगैरह। अदृश्य संपत्तियां जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह। उस तरह से चालू संपत्तियां जिसका मूल्य एक वर्ष से कम समय में बार बार बदलता हो, ऐसी संपत्तियों को हम चालू संपत्तियां कहते हैं, जैसे कि रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार यानी ग्राहक आपके, स्टॉक। अवास्तविक संपत्ति यानी ऐसी संपत्तियां जो धंधे का ऐसा खर्च जो एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए हमें काम में आने वाला हो, धंधे का ऐसा खर्च जिसका उपयोग, जिसका हमें एक वर्ष से अधिक समय के लिए वो उपयोगी हो, तो ऐसे संपत्ति, ऐसे खर्च को हम इस वर्ष का तो खर्च कहेंगे लेकिन आने वाले वर्षों के लिए हम उसे क्या मानेंगे? संपत्ति मानेंगे। जैसे कोई भी अग्रिम चुकाया खर्च या विज्ञापन अभियान खर्च, ऐसे दो तीन चीज़ें उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अब है लास्ट वाला टॉपिक था हिसाब तैयार करने के सोपान, स्टेप्स। तो उसमें वाउचरों को एकत्र करना, वाउचरों को एकत्र करने के बाद व्यवहारों की पहचान करना कि कौन सा व्यवहार रोकड़ है, उधार है, खरीदी का है, बिक्री का है। उसके बाद व्यवहारों की पहचान करने के बाद उसका रोजनामचा और सहायक बही में लेखा करना। रोजनामचा और सहायक बही पर से खाता बही और खतौनी में एंट्री करना यानी लेखा करना। खाता बही और खतौनी करने के बाद खाते को बंद करके उसकी जो शेष प्राप्त होती है उस शेष पर से सकल तलपट तैयार करना। वर्ष के अंत में किसी व्यवहार का लेखा करना रह गया हो या कोई व्यवहार भूल से गलत लिख दिया हो तो उन समायोजनों के साथ सकल तलपट और समायोजनों के साथ वार्षिक हिसाब तैयार करना। तो
इस तरह से फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है। कल संडे है, इसे अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा और हो सकेगा तो मैं इसे यूट्यूब चैनल पे भी रखूँगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर इसे देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से अच्छी तरह से हम पढ़ते रहेंगे तो हम अकाउंट को बहुत ही आसान वे में सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।